today we're gonna overviewing all the articles, whatever we in our hands. I'll go for every article. So let's start with one. One is talking about names and territories of union. So what is the meaning of basic meaning, right? So basic meaning होता है किसी भी भारत का मतलब क्या है, इंडिया. ओके, इसकी इस टेरिटरी का क्या नाम रखा गया है, इंडिया, ना कि हिंदुस्तान कहीं नहीं लिखा. ठीक है, तो हिंदुस्तान भी बोलते हैं हम. ठीक है, तो इस तरह से जो है नेम की उल्लेख किया गया है कि इंडिया का मतलब भारत. एंड जो इंडिया है वो किसका समूह है, राज्यों का समूह है. तो ये बताया गया आर्टिकल 1 में. आर्टिकल 2, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. इट मीन्स कि कोई भी अगर न्यू स्टेट बनना चाहे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारी टेरिटरी जो है, जितनी हमारी टेरिटरी है वो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर पाकिस्तान चाहे अगर इंडिया में मिलना तो वो न्यू स्टेट कहलाएगी. एडमिशन हो रहा है इसके अंडर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर, तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. तो बाहर से आने वाली जो स्टेट एडअप हो रही है इंडिया की टेरिटरी में, सो दैट इज़ आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 कहता है कि बाहर वाले जो भी स्टेट्स हैं वो आ सकती हैं, हमारे में ऐड हो सकती हैं. तो आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल? तो कह रहा है आर्टिकल 3 कहता है कि कोई भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेट है, ठीक है, अगर वो चाहे कि 2 टुकड़ों में बंटना चाहे, ये भी स्टेट बनना चाहती है, ये भी स्टेट बनना चाहती है ये एक ही स्टेट, तो वो बन सकती है. ठीक है, कोई मना ही नहीं है. आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हम ये सुविधा देते हैं आपको, ये आप अपनी न्यू स्टेट का इमर्जेंस कर सकते हो, अल्ट्रेशन कर सकते हो एरियाज़ में, एंड बाउंड्रीज़ का नाम रख सकते हो. ये सभी चीज़ें जो है वो आर्टिकल 3 बताता है हमारा. आर्टिकल 4 कहता है कि कोई भी लॉज जो बनेंगे आर्टिकल 2 और 3 में, जो भी तब्दीलियाँ, एडमिशन होना या क्या कहते हैं अपने ही टेरिटरी में नई स्टेट्स या बाउंड्रीज़ का डिमार्केट होना, वो लॉज जो सभी लॉज जो होंगे वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट इसको अलाउंस करता है. ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है. ये जो 2 और 3 आर्टिकल जो हमने पढ़ा उसमें ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वही हस्तक्षेप कर सकता है, अमेंड करना, उसमें तब्दीली लाना, उसमें कोई. ठीक है, ये सभी चीज़ें पार्लियामेंट के हाथ में. नेक्स्ट वी हैव पार्ट 2. पार्ट 2 स्टार्ट होता है 5 आर्टिकल से. सिटीजनशिप के बारे में बात करता है. तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, नागरिकता, अब हमारी टेरिटरी डिफाइंड हो गई है. अगर कोई एडअप होना चाहे तो वो भी एडअप हो सकता है. अगर यहाँ से अगर हमारी इंडियन टेरिटरी से ही कोई अलग स्टेट बनना चाहे वो भी अलग हो सकता है, अपनी बाउंड्रीज़ को डिमार्केट कर सकता है, नाम दे सकता है. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो लॉ बनाने की जो शक्ति है, पावर है, वो पार्लियामेंट के पास है. वी ऑल नो. तो आगे आ जाता है अब यहाँ के लोग रहेंगे कहाँ, किस किस को यहाँ की नागरिकता मिलेगी, कौन कौन लोग यहाँ पे रहने वाले हैं. ठीक है, तो सिटीज़नशिप जो है शुरू से, जब से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये जो आर्टिकल्स बने हैं उसमें ये लिखा है, जब ये बन गया था 1950 में. वी ऑल नो दैट कि कब बना था. ठीक है, वी ऑल नो दैट 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हो गया था. एंड इसके जो है जब ये इनैक्ट हो गया था, ये आर्टिकल्स इनैक्ट हो गए थे, तब से ही जो है वो हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम यहाँ से जो लोग हैं, तब 1950 में जो लोग थे, स्टार्टिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी समय ये जो है आर्टिकल्स जो हैं उन सब पे लागू होते हैं, वो सभी यहाँ के नागरिक होंगे. नेक्स्ट इसमें आ जाता है कमेंसमेंट, मतलब शुरुआत. राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. अब इसमें ये है 6 में मेनली हमने पढ़ना है कि देखो 5 कहता है
कि जो शुरुआत में जो है जब हमारा ये आर्टिकल्स बनना शुरू मतलब जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के शुरू हो गया, तब ये आर्टिकल 5 कहता है उस वो वहीं से सिटीज़न हो गया। अब कुछ लोग यहाँ से भाग के चले गए थे कहाँ, पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान से भागे हुए, अब ये देखो हम थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल रियलिटीज़ पे आएंगे। अब पाकिस्तान में चले गए थे लोग, ये यहाँ से पाकिस्तान से आए हैं भाग के। अब पाकिस्तान से आने वाले लोग, पाकिस्तान से आने वाले जो लोग होंगे वो यहाँ पे रहना चाहेंगे, तो उनकी नागरिकता किस तरह से डिफाइंड है वो सेकेंड आर्टिकल्स में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से भागे हुए लोग इंडिया में आए हुए हैं उनकी क्या नागरिकता, क्या उनको किस तरह से नागरिकता मिलेगी, उनके बारे में सारी नागरिकता की जो भी प्रोविज़न्स हैं वो उनके बारे में 6 बताता है। यहाँ से भागे हुए पाकिस्तान, ठीक है, तो राइट्स ऑफ सिटीज़न माइग्रेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जिस तरह से जो है यहाँ से भागे हुए पाकिस्तान, पहले जो सिक्स आर्टिकल है वो पाकिस्तान से भागे हुए जो है, पाकिस्तान से आए हुए जो लोग हैं वो इंडिया में, और जो इंडिया से गए हुए पाकिस्तान वो 7 में, उन सब की प्रोविजंस बताता है। आर्टिकल 8 जो बताता है वो हमारा बताता है सिटीजनशिप ऑफ द सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड द, ओके। सो हियर वी हैव आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई यहाँ से भागा हुआ है, नो, वो इंडिया का है और वो यहाँ से चला गया है फॉरेन कंट्री और वहाँ की नागरिकता उसने ले ली है, तो यहाँ की नागरिकता पहले ख़त्म हो जाती थी, है ना। तो उस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो है वो इंडियन मूल के और रहते कहीं और हैं और वहाँ की सिटीज़नशिप जो है एक्वायर कर ली है, तो यहाँ की जो सिटीज़नशिप थी, उनकी जो नागरिकता थी वो ख़त्म हो जाती थी आर्टिकल 8 में। तो इस तरह से जो है कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ रहने के लिए जाते थे तो उनकी सिटीज़नशिप रहती है। कुछ लोग जो हैं वो वॉलंटरीली नहीं चाहते यहाँ रहना, वो वहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो वो यहाँ की नागरिकता उनकी नहीं रहेगी। तो ये इस तरह से जो है जो आर्टिकल 8 और 9 है वो सिटीज़नशिप किसकी बात करता है, जो बाहर, जो यहाँ के हैं बाहर रहते हैं, अगर बाहर के हैं वो यहाँ आना चाहते हैं वापस, तो उनके बारे में बात की गई है। और इस तरह से जो है ये जो राइट्स हैं, सिटीज़नशिप के जो राइट्स हैं सबको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। पाकिस्तान से आए हुए, जहाँ से गए हुए सिटीज़न जो बाहर फॉरेन कंट्री से आए हुए या यहाँ वहाँ की जो सदस्यता उन्होंने एक्वायर की है, ये सभी प्रोविजंस अच्छे से चल रहे हैं। तो आर्टिकल 10 कहता है कि इनका जो अच्छे से कार्यक्रम है वो चलता रहना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ बाय द लॉ। सो इसका 11 आर्टिकल, और जो हमने अभी 5 पढ़ा, जो 5 पार्ट 1 का था और 11 अभी जो हमने पढ़ा 11 जो है आर्टिकल, इन दोनों में एक ही मतलब है, एक ही इम्पोर्टेंस है कि पार्लियामेंट के पास जो है पावर इन्वेस्ट है, वो अपनी पावर का यूज़ कर सकती है। थ्रू द पार्लियामेंट ही यहाँ पे अमेंडमेंट हो सकती है। सीए जो देखा हमने एनआरसी वाले जितने प्रोग्राम हुए, अभी कितना प्रोटेस्ट हुआ इसके बारे में, तो ये सभी चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा की गई। प्रोविज़न्स जो दिए जाते हैं या उनको अच्छे से अच्छे से कंटिन्यूंसी मेंटेन करना, वो सब काम जो है वो पार्लियामेंट का होता है। तो अगर पार्लियामेंट उसको अच्छे से कार्यन्वित नहीं कर रही है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरह से जो है हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया। पार्ट 1 इज़ टॉकिंग अबाउट द यूनियन एंड उसकी टेरिटरीज़ के बारे में, कि किस तरह से कौन नेम क्या है, कौन कौन स्टेट में एडमिशन ले सकता है, फिर कौन जो है वो स्टेट कंट्री के अंदर ही अपनी बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन कर सकता है। अगर नहीं चाहता एक स्टेट में रहना तो वो दूसरी स्टेट बना सकता है। और भी बहुत सारी बातें हमने की इस पर कि किस तरह से जो है आर्टिकल 2 और 3 जो है
पार्लियामेंट के थ्रू ही चलेगा, पावर किसकी रहेगी, पार्लियामेंट की रहेगी। तो ये सभी चीज़ें जो है वो हमें पार्ट 1 बताता है। तो पार्ट 4 ओके। तो हमने कहाँ तक पढ़ा, पार्ट 1 जो है उसमें आर्टिकल 4 है, फिर 5 से लेके 11 तक जो हमने सिटीज़नशिप के बारे में बात की, नागरिकता कौन कौन है। जब हमारे पाकिस्तान हमारा पार्ट था तब डिवाइड हो गया था, तो वहाँ पे भी कुछ लोग चले गए थे। जब हमारी इंडिपेंडेंस हो रही थी, तो जब हमारा वहाँ से भागे हुए लोग भी हैं, ठीक है, वो नहीं रहना चाहते थे वहाँ पे, वो यहाँ आए हुए, तो उनकी नागरिकता कब किस तरह से है, वो सारी डीप इनसाइड इसमें उल्लेख किया गया है। सो सिटीज़नशिप की बात अगर कर लें तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि आर्टिकल 4 ओके, 4 एंड 11 में जो है वो पार्लियामेंट की जो है पावर छिपी हुई है, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। पार्ट 3 अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है कि किस तरह से जो है अधिकार है। आज अगर हम फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर सक रहे हैं अपने आप को मौका दे रहे हैं स्पीकिंग का, और किस तरह से लिबर्टी हमारे सेकुलर कंट्री है, और किस तरह से कितने मल्टी लैंग्वेज पीपल्स यहाँ पे रह रहे हैं, यूनिटी है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है, तो किस तरह से है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो हमें ये बताता है। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स इज टॉकिंग अबाउट ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देख लेते हैं 12। आर्टिकल 12 कहता है कि डेफिनेशंस की बात करता है। स्टेट की डेफिनेशन क्या रहेगी, स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं की गई। तो उसके बारे में अगर बात करें, नेक्स्ट जो है आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका डेरोगेशन नहीं होना चाहिए, उनको फुल रूप से सुचारू रूप से अच्छे से चलना चाहिए। ओके, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कि जो भी लॉज हैं वो अच्छे से यहाँ पे एप्लीकेबल होने चाहिए, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ इन इट। ओके, सो दैट इज़ द स्पिरिट। 14 आर्टिकल कहता है, अब यहाँ से जो 14 से लेकर 18 तक जो है वो सारे आर्टिकल्स इक्वालिटीज़ की बात करते हैं। इक्वालिटीज़ अब किस बेसिस पे इक्वालिटीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बॉय हो, ठीक है, 2 बॉयज़ को खड़ा कर दिया जाए तो दोनों में हाइट की इक्वालिटी है, या उनके चेहरे को देखा जा रहा है, उनके कपड़ों को देखा जा रहा है, या उनके विचारों को, या उनकी जो है, ठीक है। इस तरह से जो है हमारे देश में पहले बहुत भेदभाव होता था चेहरे देखकर, ठीक है। तो किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो काले लोगों को काम में नहीं देते थे, ठीक है, लिबर्टी नहीं थी, उनको सिर्फ एक एज एन लेबर काम करवाया जाता था, उनको एक फ्रीडम नहीं थी। वो सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बातचीत की गई है। तो जब यहाँ पे से ब्रिटिशर्स गए तो उनको लगा कि ये चीज़ इक्वालिटी जो है वो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो खुल के जी सकें। आज हम अगर अपनी मर्ज़ी का ज़िंदगी जी रहे हैं, फ्रीडम है हमें कुछ भी बोलने की, कुछ भी लगाने की, कुछ भी कहने की, किसी पे आरोप लगाने की, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है हमको, तो किस बेसिस पे, एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं हम फ्रीली हैं, हम लिबर्ट हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट। तो इक्वालिटीज़ की बात करता है हमारा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हो गए कि आपके जो अधिकार हैं, ठीक है। तो अधिकार में सबसे पहले इक्वालिटीज़ का अधिकार आता है। इक्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए भाई, इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखो पहले क्या होता था, हम पहले से कंपैरिजन करेंगे तो आज का हमें सिनेरियो समझ में आएगा। तो क्या होता है कि भाई पिछले जब हमारा ब्रिटिश काल था तो उस समय हमको इतनी लिबर्टी नहीं थी, मतलब कि जो काले लोग होते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडियन होते थे, उनको
उनको सज़ाएँ मिलती थी, जेल में जाते थे और गलती ना भी हो तब भी उनको कानूनी सज़ा दे देते थे और जेल में डाल देते थे। परंतु जो उनके ही ऑफिशियल्स होते थे, अगर उनकी गलतियां हैं तो उनको नज़रअंदाज किया जाता था और उनको एज एन एक प्रेस्टिजियस जॉब देते थे। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो लॉ के सामने, कानून के सामने सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे, ना ही कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा ओहदे का बंदा होगा। फॉर एग्जांपल कोई मिनिस्टर ने कुछ किया, घोटाला किया, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा कानून के सामने, उसको भी सज़ा मिलेगी। और एट द सेम टाइम जो अगर कोई किसान, कोई गरीब तबके का लोग है, तो वो अगर क्राइम करता है, कुछ भी करता है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा कानून के सामने। कानून सबसे बड़ा है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से जो है कानून के सामने सब इक्वल हैं। आगे अगर बात करें इक्वालिटीज़ के सिनेरियो में देखें तो इक्वालिटी किस में हो रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड। 5 ग्राउंड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 5 ग्राउंड्स आपको समझना है कि अगर 15 में ये लिखा है 5 ग्राउंड्स, तो 16 में भी ये कहीं ना कहीं इसके बारे में बातचीत की गई है। वो डीप इसके क्लॉजेस के अंडर है, पर हम अगर ऊपर से देखें, ऊपर ओवरव्यू ले रहे हैं ना हम लोग, तो किस तरह से इस आर्टिकल में क्या क्या होगा, किस तरह से जो है, तो हम ओवरव्यू कर रहे हैं, ना कि डीप इनसाइड जा रहे हैं। हम जस्ट taking a glance of the articles, so that is the point। तो यहाँ पे कह रहा है प्रोहिबिशन करना है, रोकना है किसी भी भेदभाव को। किस ग्राउंड पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी रिलीजन। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है, मुस्लिम मिनॉरिटी कम है। हर समय मुस्लिम को ऐसा लगता है कि हम इनसिक्योर हैं, सिक्योर नहीं है हम इंडिया में, क्योंकि हमारे जो राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। हमको आज़ादी नहीं है अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की, या हमारे जो लोगों को माइनर समझा जाता है, उनकी जो हितों की बात है वो नहीं सुनी जाती सरकारों के द्वारा, क्योंकि सरकार पे आरोप भी लगते हैं कि ये एक हिंदू मेजॉरिटी है, तो हिंदू ही यहाँ पे रूल कर रहे हैं, बीजेपी जैसे स्टेट्स। सो वी कैन गो देयर इन डीप इनसाइड, बट द ओवरव्यू इज़ दैट रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन होता है कि ये अगर हमारे आर्टिकल में लिखा है और इसका फॉलो अप नहीं किया जा रहा है। अब आगे रेस हो गई, आपकी कास्ट हो गई। पहले कास्ट के बेसिस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसीलिए इन्होंने कास्ट भी इसमें डाला है। सेक्स, हाँ, औरत और पुरुष, इन दोनों में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले के ज़माने में, कि औरत को नज़रअंदाज किया जाता था। जब ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे देश में, तो सेक्स को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है। विमेन को एक मतलब कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है कि उसको भी यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाए तो उठाना होगा। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे जन्मा हुआ है, कोई जगह ऐसी होती है जो विवादित होती है, तो लोगों को उस बर्थ प्लेस पे उनको क्या डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ, कितने हुए, 5 ग्राउंड हो गए। अब इसी के आगे 16 के अंडर सब क्लॉसेस में हमें 7 ग्राउंड्स मिलते हैं। ये हम डीप साइड पढ़ रहेंगे, परंतु इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक या बेबी सॉरी। So that is the point that Article 16 is talking about equality in the matter of public employment। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा विवादित है, डिस्प्यूटेड है। जिस तरह से कश्मीर डिस्प्यूटेड है, उस तरह से ये आर्टिकल डिस्प्यूटेड है। 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये होना चाहिए कि हर एक तबके को इक्वली एम्प्लॉयमेंट मिले, सरकारी नौकरी जो है वो हर एक ओबीसी, जो हमारे ST SCs हो गए,
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और जो जनरल में आते हैं, उन सब के जितने भी जो कैटेगरीज बनी हुई हैं, इन सब को इक्वली एम्प्लॉयमेंट मिले। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट नौकरी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब अगर हम इसको देखें, डीप इनसाइड करें, तो आरक्षण, रिजर्व सीट्स, तो रिजर्व सीट्स तो बहुत सारे लोगों के पास है, एसटीज़, फिर हमारे आगे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हो गए, सो ओबीसी हो गए, हमारे विमेन हो गई। तो ये सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं इनको रिज़र्व सीट मिली है, इनमें अपवाद है, ये क्लॉजेस में अपवाद है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन जो तबके के लोगों को है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं जो, या सोशली या एजुकेशनली पढ़ाई में, और अगर समाज में अगर ये पृथक रह रहे हैं, तो इनको भी एक सरकार की मुहिम है कि इन दोनों तबके के जो पीछे वाले बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको भी हमें जनरल कैटेगरी में इंक्लूड करना है। इंक्लूसिव अप्रोच को समझते हुए ये लोग यहाँ पे क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी जो है 103 जो अमेंडमेंट जो हुई है, उसमें जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, उनको भी 10% का आरक्षण दिया गया है। इसका मतलब ये है कि भाई जो जनरल कैटेगरी है, अगर वो गरीब है, तो उनको 10% की रिज़र्व सीट्स गवर्नमेंट नौकरी में दी गई है। तो आर्टिकल 16 ओवरऑल यही पब्लिक जो है एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि सरकारी नौकरी। और जो डिस्क्रिमिनेशन जो बात की गई है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी चर्चा हम डीप इनसाइड करेंगे। हम ओवरव्यू ले रहे हैं किस तरह से जो आर्टिकल्स यहाँ पे पाए गए। आगे बढ़े 17 की बात करें तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले के ज़माने में, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना। कोई भी एसटी है या एससीज है, उनको देख के छुआछूत नहीं करना। कोई भी जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी वाला है और एसटी वाला है, आज अगर बस में जाएं, रेगुलर बस में जाएं, तो वहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये एसटी का है या एससी का है या ओबीसी का है। जनरल तो उसके साथ भी बैठता है। कहीं हम, ठीक है, हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह से ये दोनों आपस में मिल चुके हैं। किस तरह से जो स्कूल कॉलेजेस में देखें तो हमें तो पता ही नहीं चलता, जब तक स्कॉलरशिप नहीं मिलती तब तक तो हमें पता नहीं चलता कि जनरल कैटेगरी और ओबीसीज जो हैं वो साथ में ही बैठे हुए हैं, तो आज जिस तरह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी फोर्स में आया जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ये देखा गया है कि अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं एराडिकेट होती हुई हमें दिख रही है, हमें दिख ही नहीं रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गली चौबारे में जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो ऐसे पानी पूरी बेचने वाले या आइसक्रीम बेचने वाले या कुलचा बेचने वाले लोग जो होते हैं, वो ज़्यादातर एसटी होते हैं। पर आज भी वहाँ के लोग जो हैं, क्या कहते हैं, एसटी जो जनरल लोग कैटेगरी के होते हैं, वो उनसे मांग के खा रहे होते हैं। तो दैट इज़ नॉट बिग डील, दैट अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिमूव होती दिख रही है। तो दैट इज़ स्पिरिट। पहले के ज़माने में क्या होता था कि आपको उपाधि दी जाती थी, जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम जो है, ठीक है, चाचा नेहरू, चाचा, तो इस तरह से जो है उपाधियाँ देते थे। कोई अगर अच्छे से एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता था तो उसको एक तरीके से एक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण, जो भी ये उपाधियाँ हैं, ये एक प्रेज़ है, ठीक है, एक अवार्ड है, और वो पहले के ज़माने से शुरू है। बस इनके अलावा और कोई भी उपाधियाँ यहाँ पे नहीं चलेंगी, क्योंकि सब कोई क्या हो गया, अभी इक्वल हो गया। तो इक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो कोई टाइटल्स की बात नहीं हो गई, यहाँ पे अबॉलिश कर दिए गए टाइटल्स को। आर्टिकल 18 कहता है कि यहाँ पे कोई भी टाइटल्स नहीं देगा किसी को भी, ठीक है। तो अभी तक हमने इक्वालिटीज़ की बात की, तो इक्वालिटीज़ में सब कानून के आगे सब एक जैसे हैं। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ये से कलर का कास्ट, ये सभी
इक्वालिटी किस में रहेगी? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी रिजर्वेशन हैं जिसमें ये आर्टिकल सिद्ध नहीं होता। अनटचेबिलिटी की बात करें तो अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है। आज अगर आप अनटचेबिलिटी करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो देयर विल बी एन पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये तो हो गया है। अब फ्रीडम की बात करें, हम यहाँ पे इक्वालिटीज़ की बात कर चुके हैं। इसमें बहुत सारी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो गई हमारी। इसमें बहुत सारी रिजर्वेशन की बात की गई है। रिजर्वेशन किसको किसको मिलेगी, एसटीज एससीज के बारे में बात की गई, कमेटीज़ बनाई गई। इस तरह से जब जब ज़रूरत पड़ी इनमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए। तो ये कहीं ना कहीं इक्वालिटीज़ का बात करता है। राइट ऑफ फ्रीडम की बात करें तो कहाँ कहाँ हमें फ्रीडम है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो आर्टिकल 19 है, इसके सब क्लॉसेस हमारे कम से कम A, B, C, D, E, F, इतने सब क्लॉसेस हैं इसके। ये 1 2 3 4 5 6 सब क्लॉसेस इसमें पाए जाते हैं आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आपको बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसमें आपका आ जाता है एक्सप्रेशन करना, लिबर्टी है आपको, आप अपने संगठन बना सकते हो, अपने कहीं पे भी आप अपने संगठन को क्या कहते हैं, एकजुट कर सकते हो, अपना संगठन बना के एकजुट कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। कहीं भी आप अगर जाना चाहते हो, रहना चाहते हो किसी और स्टेट में, तो जा सकते हो। आप अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, अपना बिजनेस क्या रहेगा आपका वो आप चूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आती हैं आर्टिकल 19 में। 19 कहता है कि आपको बहुत सारी फ्रीडम है, बोलने की फ्रीडम है। आज हम देखते हैं मीडिया कुछ भी बकती जाती है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो हर वक्त अच्छा ही बोलती है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन है, ये चौथा स्तंभ माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो मीडिया है उसको ये राइट है कि वो एक्सप्रेस कर सकती है, अपनी कमेंट्स दे सकती है सरकार के ऊपर, उनकी जो नीतियां हैं उन पे बोल सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। कहीं ना कहीं ये वायलेट भी करते हैं, परंतु देखा जाए तो कहीं ना कहीं जहाँ औचित्य होता है, अगर मीडिया प्रिंट मीडिया होती है जो राइटिंग लिखती है, वो भी अपना जो कला है वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में आता है। एक्सप्रेस करना अपने आप को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना, कहीं रिटन में, कहीं बोल के, कहीं कमेंट करके किसी को बोलना। तो आज सब कोई किसी को कुछ बोल सकता है, ठीक है। तो फ्रीडम है, हमारी राइट इसमें आ गया। तो ये सारे इसमें सब प्रोसेस बहुत हैं जिसको हमने अच्छे से डीप इनसाइड करेंगे। 20 आर्टिकल कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 20 कहता है भाई, हमने अगर कोई ऑफेंस किया, आपके पास 3 प्रकार के क्या हैं फ़ायदे। क्या आप एडवोकेट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपने गलती नहीं की है तो आप वकील करने का आपको अधिकार है। ये कहीं ना कहीं 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के आगे शामिल होना है। ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं। तो ये है, प्रोटेक्शन देता है कहीं ना कहीं ऑफेंडर को कि भाई तुम अपने आप को प्रूव करना चाहो अभी भी तो आप कर सकते हो, आरोपी तुम हो गए हो सिद्ध। तो आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब जितनी भी ज़िंदगी आप जी रहे हो भाई, आपका मन है कहीं घूमने का, घूम सकते हो। आपका मन है कहीं सड़क पे बैठ के धरना प्रदर्शन करने का, कर सकते हो, ठीक है। आपका मन है आपको रात को पार्टी करनी है, कर सकते हो। मतलब कि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से रिलेटेड है कि आपको लाइफ को प्रोटेक्ट करना, आपकी प्राइवेसी को कोई नहीं हस्तक्षेप कर सकता, आपकी ज़मीन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। आप अपनी ज़िंदगी खुद जियो, जो कपड़े पहने हैं वो पहनो अपनी, मतलब कि एक तरीके से आपको पर्सनल लिबर्टी देता है, कोई भी पर्सनल कार्य है वो कर सकते हो। 21A इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे लिखा है 6 से लेकर 14 तक के साल के जो लोग हैं, बच्चे हैं,
बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है। हालांकि इसका ही जो बेस आर्टिकल है जहाँ से ये आर्टिकल जोड़ा गया है वो 46 कहलाता है, शायद 45 है, आई डोंट नो। सो दैट इज़ द राइट ऑफ एजुकेशन देता है, कहीं ना कहीं फ्रीडम की बात करता है, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है, ये एक आर्टिकल है हमारा। 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की थी कि किस तरह से जो ऑफेंडर है उनको ये राइट है अपने आप को प्रूव करने का, उस तरह से ये भी ये कहीं ना कहीं अगर आप अरेस्ट हो गए हो तो उसमें आपको हेल्प करने के लिए ये आर्टिकल दिया गया। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जो बालाश्रम है, मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम के, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको फोर्सफुली लेबर नहीं बनाना है, ठीक है, उन पे कोई ज़्यादतियाँ नहीं करनी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, जो इंसानों को बेचते खरीदते हैं, तो वो नहीं हो। ये 23 कहता है कि प्रोहिबिटेड है, ये नहीं हो सकता। 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री। अब इसी के रिलेटेड ही आएगा ना, फोर्स लेबर के बारे में बात की गई। तो एम्प्लॉयमेंट, जो भी बच्चे हैं वो फैक्ट्री में काम करते हुए नहीं दिखने चाहिए, ये कहता है एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर के बारे में बात की गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा टॉपिक पहले बहुत चर्चित में था, अभी भी होता है, परंतु ये बहुत हॉट टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल में जोड़ दिया गया है, 23 आर्टिकल्स इसके बारे में बात करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में फोर्सफुली लेबर बना दिया जाता है उसको, फोर्सफुली उसको फैक्ट्री में डालना, उससे काम लेना और काम के बदले उसको कोई पैसा नहीं देना, तो ये एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ कहीं ना कहीं। ये राइट है हमारा कि इसके खिलाफ हमने क्या करना है, पुलिस को जानकारी देनी है, और कहीं ना कहीं ये चाइल्ड लेबर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव रिलीजन। It is a big thing in the society, as we all know that all the leaders, if they are doing their सत्ता right, तो उनकी सत्ता जो है वो रिलीजन पे कहीं ना कहीं डिपेंड रहती है, ठीक है। तो आपका रिलीजन हिंदू है, मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो एक इस्लामिक कंट्री मानी जाती है। सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वी आर सेकुलर एंड वी हैव एन डाइवर्सिटी, है ना। तो डाइवर्सिटी है, तो उसमें अगर हम बात करें तो राइट किस तरह से है, हम रिलीजन के प्रति किस तरह से राइट है, हमें फ्री हैं अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए, उसके प्रति संगठन बनाने के लिए, जहाँ किस तरह से जो है ये सभी चीज़ें जो इसमें पढ़ेंगे। आर्टिकल 25 इज टॉकिंग अबाउट द कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस ऑफ प्रोपगेटिंग ऑफ द रिलीजन। 25 कहता है कि कोई भी आत्मसात करना है किसी भी रिलीजन को आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू बिकम एन हिंदू, तो हिंदू रिलीजन को अपने आत्मसात करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, एज एन प्रोफेशन बनाना है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, उसको देखना है कैसे कैसे होता है यहाँ पे, और उसको अगर फॉर एग्जांपल उसको प्रोपगेट करना है, फैलाना है, और लोगों को भी बताना है कि ये होता है, तो ये आप कर सकते हो। ये हमारा 25 कहता है। 26 कहता है कि रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना। अब ये मैनेज करना, फॉर एग्जांपल अब हर कोई तो उठ के मैनेज नहीं करने लगेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो धर्म गुरु होते हैं, रिलीजियस जो गुरु होते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी है, उनके पास ये फ्रीडम है कि वो क्या करे, अपने रिलीजन का रिलीजियस अफेयर्स को सुचारू रूप से मैनेज करे और उनका प्रतिनिधित्व करे। 27 कहता है कि जो भी रिलीजन, ठीक है, धार्मिक संस्थानों में टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। हालांकि यहाँ पे ये एक अपवाद है, देयर इज़ अ फीस। अगर आप किसी भी आश्रम या मस्जिद या कहीं पे भी जाते हो आप,
ठीक है, चर्च में जाते हो तो यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं लगने वाले हैं गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि रिलीजन एक धार्मिक होता है, पवित्र होता है और वो लोग अपने मन से करते हैं। यहाँ पे कोई सौदा वौदा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या है, कोई टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं किसी भी रिलीजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक आस्था जुड़ी होती है एक भगवान से, एक धर्म से, एक अपने ठीक है। तो यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। जस्ट अगर हम किसी मंदिर में जाते तो वहाँ पे अगर आपने प्रसाद दिया, थाली ली, तो उसके फ़ीस तो आपको भरनी पड़ेगी ना। वो टैक्सेस में नहीं आती बेटा, वो कहते हैं वो फ़ी में आती है। तो टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट लगाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की गई कि यहाँ पे टैक्सेस गवर्नमेंट नहीं लगाएगी किसी भी रिलीजियस। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करना। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ द रिलीजन इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजन वर्शिप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखो यहाँ पे ये है कि अब रिलीजन इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करना, ठीक है, रिलीजन वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, परंतु ये गवर्नमेंट का नहीं होगा। गवर्नमेंट यहाँ पे कोई फंडेड नहीं होगी, सिर्फ ये पब्लिक जो प्राइवेट जो अगर अपना बनाना चाहे, जिस तरह से मदरसे हैं, संस्कृत स्कूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस बेस पे है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है एज एन रिलीजियसली, तो वो कर सकते हैं, परंतु वो गवर्नमेंटल फंडेड नहीं होना चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट का फंड नहीं क्रिएट होना चाहिए। ये इसके बारे में बताता है। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो किस तरह से जो है मिनॉरिटीज़ को इंटरेस्ट, देखो अब मिनॉरिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। मिनॉरिटीज़ हो गई जिस तरह से जिसकी 50% से कम पॉपुलेशन है, किसी हमारे इंडिया में जिसकी 50% से कम पॉपुलेशन है उसको मिनॉरिटीज़ कहा गया है एज एन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट एन एक मिनॉरिटीज़ लिख किया है कि उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। 29 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़। ओके, राइट ऑफ मिनॉरिटी टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। For your kind information, you have to understand that all we know that there is a minority. We all know that 50% से ज़्यादा है हमारे हिंदू यहाँ पे, तो हिंदू मेजॉरिटी में है। उसके बाद आते हैं मुस्लिम, सिख और ऑल जो रिलीजन, जो सिख रिलीजन्स, सॉरी 6 religions are there in India and they are all in count in the minorities, but Hindu religion is counted in the majority. So it is in जो minorities हैं उनको उनके इंटरेस्ट को क्या करना है, सेव रखना है, प्रोटेक्शन देनी है कानून के चेहरे के सामने। अगर वो चाहें कि हमको हमारे जो राइट्स हैं उनको वायलेशन हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, कानूनी सज़ा का प्रावधान है। अगर वो चाहते हैं कि अपनी इंस्टीट्यूशन को ऑन करना, मतलब कि मदरसे ऑन करना कोई चाहता है अगर, ठीक है, तो वो कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है। एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश, ठीक है, मिनॉरिटीज़ एस्टैब्लिश कर सकती हैं कोई भी रिलीजन, कोई भी रिलेटेड। ये 30 कहता है हमारा सेविंग ऑफ सर्टन लॉज जो कि उसके बारे में बात की गई है। स्टेट्स सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग बाय एक्वाजिशन ऑफ स्टेट्स, validation of certain acts and regulations, saving of law, giving the effect of certain directive principles. So this is just in part of 31 जो ख़त्म हो चुका है। Do not take it easy. So next we have constitutional remedies. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इन सभी रेगुलेशन से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सभी फंडामेंटल आपकी वायलेशन हो रही है, आपको मिनॉरिटी है, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, आपके इंटरेस्ट को नहीं देखा जा रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पनिश, फॉर एग्ज़ाम्पल आप
छोटे तबके की हो, आपके कानून आपका जो है वो कार्यान्वयन नहीं कर रहा है, तो किस तरह से जो है वो हेल्पफुल है ये सारे। तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने जो पुकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ जा सकता है, अपने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सीधा। तो रेमेडी ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स conferred by this part, power of parliament to modify this right conferred by the part this part applicable to the forces. So that is just a meaning of this कि जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है। इस अगर यहाँ पे किसी की राइट्स का वायलेशन हो रहा है या किसी को लग रहा है कि मेरे ये कानून जो मेरे काम के नहीं है या मेरे कहीं ना कहीं मुझे ये फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, तो वो क्या कर रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, इन सब को देखते हुए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वहाँ पे अपनी अर्जी दायर कर सकता है कि भाई मेरे यहाँ पे मेरा कोई नहीं सुन रहा। तो ये सभी चीज़ें भी इसमें देखी गई हैं। अगर हम देखें 35 आर्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं ये हमें जो पार्लियामेंट है उसको पावर देता है कि कहीं ना कहीं जो अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो आप, नो नीड टू राइट। सो नेक्स्ट वी हैव पार्ट 4 DPSP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें स्टेट की जो डेफिनेशन है 36 आर्टिकल में उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन की गई है। लोकल से लेकर अपर साइज, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री और चपरासी से लेकर DM तक, मतलब जितनी भी जो पोस्ट्स हैं, जो टायर्स हैं हमारे, वो सभी क्या हैं, राज्य हैं, वो सभी क्या हैं, स्टेट है। उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, सरकार के सामने, राज्य के सामने सब नौकर हैं। ओके, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी applicable of the principle to contain in this part। तो 37 कहता है कि जो भी इसमें जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो राज्य के प्रति, वो सभी एप्लीकेशन होनी चाहिए, उनकी अच्छे से कार्यान्वयन तो होने चाहिए। 38 इज़ टॉकिंग अबाउट वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में होना चाहिए। स्टेट को चाहिए कि उसके जो पीपल्स हैं उनको अच्छे से उनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाए, ठीक है। सर्टेन प्रिंसिपल है, आगे इसमें हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो हियर वी आर कंक्लूडिंग विद द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने नहीं की हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरव्यू अगर समझ में आ जाए तो फिर वी कैन अंडरस्टैंड इन इट व्हाट इट द क्लॉजेस आर देयर, कौन कौन से क्लॉजेस इसमें हो सकते हैं, कौन कौन से अपवाद हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो हमने डिस्कस नहीं की हैं। तो दैट इज़ द overviewing that how many the parts are there. We were just completed our 3 parts. We have first we have the union and the states के बारे में बात की, then we have citizenship, किस तरह से नागरिकता किस किस को मिलने वाली है, नेक्स्ट वी हैव फंडामेंटल राइट्स। तो 3 प्रकार के पार्ट्स जो हैं वो हमने कंप्लीट किए। कौन कौन से राइट्स हैं, इक्वालिटीज़ हो गई, रिलीजियस राइट्स हो गए, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हो गए हमारे, और भी हमने पढ़े। सो दैट इज़ इट फॉर द टुडेज वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो वी गोना कंटिन्यू विद दिस आर्टिकल्स ओवरव्यूइंग। We are trying to overviewing the articles here. We were not deep insiding whatever in it. Okay, so overview लेने से हमें ये इंटरेस्ट पैदा होगा कि और क्या क्या इसमें प्रावधान है हमारे लिए जो हमको पता ही नहीं, ठीक है। फंडामेंटल के अलावा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी यहाँ पे मेंशन्ड है पार्ट 4A में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि 11 ड्यूटीज़ हमारी हैं। 11 ड्यूटीज़ जो हैं, पहले 10 थी, अब 11 हो चुकी हैं। हमारा जो अमेंडमेंट होता है उसके थ्रू हमें इसमें एक और ड्यूटी जो है एडअप की है, 2002 में अमेंडमेंट हुई थी। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। सो आई होप that will be helpful in your understanding, or the curiosity will be developed while this answering to you, and what are the rights behind it,
and we will continue this. Okay, so thank you.